Sampling. In this video, we are going to discuss factors influencing sampling, sample size, sampling error, standard error of the mean, confidence and the 95% rule, standard error, statistical power, and sample representativeness. With reference to the book Research Methods in Education, written by Louis Cohen, Lawrence Mannion, and Keith Morrison. So let's start. सैम्पलिंग फर्स्ट हमको सैम्पलिंग क्या है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि रिसर्च में सैम्पलिंग जो है ये एक बहुत बड़ा चीज़ है और बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो रिसर्च है वो कैसा होगा। हो गया, रिसर्च का जो क्वालिटी है वो कैसा होगा। द वैलिडिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स डिपेंड heavily on the appropriateness of sampling strategy alongside methodology and इंस्ट्रूमेंटेशन। कि देखिए, जब हम लोग कोई भी रिसर्च करने जा रहे हैं, हमारा रिसर्च का जो वैलिडिटी है, उसका जो क्रेडिबिलिटी है, हो गया, जो उसका फाइंडिंग का जो वैलिडिटी एंड क्रेडिबिलिटी है वो कितना रहेगा, वो कैसा रहेगा, वो किसी के ऊपर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक यूज करके सैंपल को चूज किए हैं, हमारा मेथोडोलॉजी क्या है, और हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है डाटा कलेक्शन के लिए। इसी के ऊपर बेसिकली क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर हम लोग सैम्पलिंग डिसीजन को देखेंगे तो इसको पहले रिसर्च करने से पहले ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, ये अगर हमारा पॉपुलेशन है, इसी से अगर हम लोग सैंपल को चूज करना है तो ये वाला सैम्पलिंग को हम लोग यूज करेंगे। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप स्टडी कर रहे हैं टीचर्स के ऊपर, हो गया, और एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1000 क्या है टीचर्स है, प्राइमरी टीचर है, और आपके पास 1 महीना टाइम है। तो 1 महीने के अंदर आप सबसे डाटा कलेक्शन कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो जियोग्राफिकली बहुत ये डाइवर्स है। तो इनमें से आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ लोगों को चूज करना पड़ेगा। आपका पॉपुलेशन क्या है, 900 जो प्राइमरी टीचर है ये आपका पॉपुलेशन है, या 9000 जो टीचर हैं ये आपका पॉपुलेशन है। इनमें से आपको कुछ लोगों को चूज करना है। तो ये 9000 टीचर से कुछ लोगों को जो चूज करना है, वो 900 हो या 90 हो या 200 हो, तो इनको जो चूज करना है, कैसे चूज करना है, ये जो टेक्निक, जिस टेक्निक से हम लोग चूज करते हैं, इसी को ही सैम्पलिंग बोलते हैं। हो गया, और ये जो डिसीजन है ये हम लोग रिसर्च से पहले, रिसर्च का इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही हम लोग इसी को डिसाइड कर लेते हैं। अगर हम लोग देखें कि यहाँ रिसर्च में दो तरह का ऑप्शन हमको मिलता है। एक तो जो एंटायर पॉपुलेशन है, वो एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करे, या तो वो पॉपुलेशन का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव ले ले, जिसको कि हम लोग सैंपल बोलते हैं, हो गया, सबसेट बोलते हैं, और वो सबसेट को स्टडी करे और प्रेडिक्ट करे होल पॉपुलेशन के लिए। इस तरह का दो तरह का हमको ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग सैम्पलिंग का जो गोल है, जो एम है, इसी को अगर हम देखें तो क्या, टू सिलेक्ट ए सबसेट दैट yield डाटा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन एनेबलिंग वैलिड जनरलाइजेशन। की देखिए कि एक जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन होता है, वो टारगेट पॉपुलेशन के लिए हम लोग एक सैंपल को चूज करेंगे जो कि क्या कर सकता है, कि वो टारगेट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। और जब हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं सैंपल का फाइंडिंग से वो टारगेट पॉपुलेशन के ऊपर, तो ये क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। हो गया, इसका जो गोल है सैंपलिंग का, ये सिंपल सा है कि जो सैंपल का जो फाइंडिंग है वो क्या कर सके, वो एक अच्छे से जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट कर सके, और जो फाइंडिंग्स है उसका जो वैलिडेशन है, ओके, वो जनरलाइजेशन के लिए, टारगेट पॉपुलेशन के लिए, तो वो अच्छे से हो सके, ये सैम्पलिंग का मेन गोल है। अगर हम लोग देखें कि दो तरह का रिसर्चर्स जनरली हमको देखने के लिए मिलते हैं। एक एक्सपर्ट जो लोग की बहुत सारे रिसर्च, उनका पैसा ही रिसर्च करना होता है, और कुछ जिनके पास की न्यू लिनोविक बोल सकते हैं। ओके, तो एक्सपीरियंस रिसर्चर जो होते हैं वो पहले टोटल पॉपुलेशन से ही उनका रिसर्च स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे नैरो होकर वो सैंपल के तरफ जाते हैं। लेकिन जो लेस एक्सपीरियंस रिसर्चर, नोविक रिसर्चर होते हैं,
वो क्या करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को क्या करते हैं, चूज करते हैं, उनके ऊपर स्टडी करके वो लोग क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं और इन्फर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग एक इलस्ट्रेटिव सिनेरियो को देखिए कि मान लीजिए आपके पास 900 सैंपल है और 900 का एक स्टूडेंट है, और और ये जो है 3 स्कूल में 900 स्टूडेंट है, और आपके पास सिर्फ एक ही मंथ जो है वो अवेलेबल है, और आपको क्या करना है, सबका इंटरव्यू लेना है। तो एक मंथ में 900 स्टूडेंट का इंटरव्यू लेना ये कभी भी पॉसिबल नहीं है एक रिसर्चर के लिए। हो गया। तो इसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि 900 जो स्टूडेंट है उनका एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, सैंपल बोल रहे हैं। जिस टेक्निक के थ्रू चूज कर रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं कि उनको हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक बोल रहे हैं। हो गया। लेकिन क्वेश्चन आता है कितना, 900 जो स्टूडेंट हैं इनमें से कितना स्टूडेंट को हम लोग चूज करेंगे, 200 स्टूडेंट को चूज करेंगे या 20 स्टूडेंट को हम लोग चूज करेंगे। क्योंकि जब अब 900 से 200 को दिख रहे हैं तो किसी को लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा है, जब 20 को हम लोग ले रहे हैं लग रहा है कि बहुत ही छोटा है। तो ये कितना स्टूडेंट को हमको चूज करना है, क्या हमारा सैंपल साइज जो है वो क्या है। हो गया। तो ये ऐसे ही नहीं हम लोग डिसाइड कर सकते, वो हमारा रिसर्च का जो पर्पस है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जो जो हमारा जो पॉपुलेशन है उसका वेरिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हो गया। और उसके साथ साथ जो हमारा जो एनालिसिस जो करने वाले हैं डाटा का, तो कौन सा टेक्निक यूज करने वाले हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ना कि हम हमारे लिए कन्वीनियंस है 900 से सिर्फ 90 लोगों को करना, तो उसी के हिसाब से हम लोग ले लिए। ऐसे नहीं हो सकता कि कितना हमको सैंपल चूज करना है, ये डिपेंड करता है हमारा पर्पस क्या है, हमारा जो सैंपल का जो वेरिएबिलिटी है, पॉपुलेशन का वेरिएबिलिटी वो क्या है, हम लोग कौन सा टेक्निक यूज करने वाला है डाटा एनालिसिस के लिए, ये सारे के सारे क्या फैक्टर अफेक्ट करता है। हम लोग अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करने वाले हैं कि वो कि हमारा सैंपल साइज क्या होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद देखिए जो पॉपुलेशन है 900 स्टूडेंट, यहाँ अलग अलग तरह का स्टूडेंट है, मेल है, फीमेल है, हाई अचीवर है, लो अचीवर है। हो गया। ऐसे अलग अलग तरह का वेरिएबल विद इन 900 स्टूडेंट हमको देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग किन को चूज करें, सारे के सारे मेल को चूज करें या सारे के सारे फीमेल को चूज करें, सारे के सारे हाई अचीवर को चूज करें या सारे के सारे लो अचीवर को चूज करें, सारे के सारे बैक बेंचर को चूज करें या सारे के सारे फ्रंट बेंचर को चूज करें। हो गया। तो इस तरह का बहुत सारे वेरिएबिलिटी हमको देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग किसको चूज करें, ये जो डिसीजन भी है ये भी बहुत ही क्रूशियल डिसीजन है कि मान लीजिए 900 स्टूडेंट है और मैं क्या किया, सारे के सारे बैच जो है उनको चूज कर लिया और रिसर्च कर लिया, और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं उसका जो फाइंडिंग्स हो रहा है उसको जनरलाइज कर रहा हूँ, ये 900 स्टूडेंट जो ऐसा है, तो वो हो ही नहीं सकता क्योंकि जो फीमेल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं लिया नहीं हूँ। ऐसे भी हो सकता है कि मैं फीमेल को ले लूँ। तो ऐसे हमको बैलेंस मेंटेन करने पड़ेगा, मेल को भी लेना पड़ेगा, फीमेल को भी लेना पड़ेगा, हाई अचीवर को जो है उनको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लो अचीवर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो बैक बेंचर है उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा एज ए सिंपल, जो फ्रंट बेंचर है उनको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे वेरिएबल रहता है, उसी के ऊपर डिपेंड करके हम लोग हमारा जो सैम्पलिंग फ्रेम है, हो गया, सैंपल फ्रेम है, उसको हम लोग बनाते हैं कि हमारा जो सैम्पलिंग है उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऐसे ऐसे होगा। हो गया। नेक्स्ट इंक्लूसिविटी, टू अंडरस्टैंड द फुल रेंज की एक बहुत बड़ा डाइवर्स ग्रुप है, तो हम लोग कैसे इंक्लूड कर पाए, हो गया, कि कैसे सारे के सारे जो डाइवर्स ग्रुप है कैसे उनको इंक्लूड कर पाए, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर प्रैक्टिकली अगर हम दिखे तो नॉन पार्टिसिपेशन थ्रेटन एक्सेस एंड इंट्रोड्यूस सिलेक्शन बायस कि जो नॉन पार्टिसिपेशन जो आता है तो वो एक बहुत बड़ा बैरियर करता है कि देखिए आप जिस दिन सिलेक्ट करने गए हैं, आप जिस टाइम सिलेक्ट कर रहे हैं, 900 स्टूडेंट है, 900 स्टूडेंट से मान लीजिए 100 स्टूडेंट एब्सेंट है। ओके। तो उनका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा। ओके। तो इस तरह का ये जो चीजें हैं ये हमारा दिमाग में आता है, और हम लोग जब बना रहे हैं सैम्पलिंग फ्रेम को हमको ये सब को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखिए तो जो स्ट्रैटेजी जब बनाते हैं सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि हमारा सैंपल का साइज, जो कि हम लोग थोड़ा से पहले डिस्कशन किए हैं कि हमारा जो सैंपल साइज क्या है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है हमारा सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी को। हमारा स्टैटिस्टिकल पावर क्या होगा।
हो गया। जो स्टैटिस्टिकल, और ये स्टैटिस्टिकल पावर एनालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में ज़्यादातर हमको देखने के लिए मिलता है, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखिए फैक्टर को, रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड डिफाइंड पैरामीटर ऑफ द सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव, जो कि थोड़ी सी पहले हम लोग डिस्कशन किए हैं, बहुत सारे वेरिएबल देखने के लिए मिलता है। तो कितना सारे वेरिएबल को आप ले रहे हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, हो गया। ये भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारा सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी में। नेक्स्ट, एक्सेस टू पोटेंशियल पार्टिसिपेंट, हो गया कि जो पोटेंशियल जिसको कि हमको जिनको चूज करना चाहिए, उनको कितना दूर तक हम उनको एक्सेस कर पा रहे हैं। हमारे लिए तो ए सही है, ए को सिलेक्ट करना सही है, हो गया। लेकिन ए को कितना दूर तक हम एक्सेस कर पा रहे हैं, उनसे हम लोग डाटा कलेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, अगर कर पा रहे हैं तो सही डाटा वहां से हमको मिल रहा है या नहीं। तो ये जो चीज है, ये भी क्या करता है, हमारा सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी के लिए बहुत ही क्रूशियली इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, चॉइस ऑफ सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी, हो गया कि हम लोग कौन सा सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। रैंडम सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, पर्पसिव यूज कर रहे हैं, स्ट्रेटिफाई यूज कर रहे हैं, स्नोबॉल यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग रैंडम यूज कर दे रहे हैं तो एक अलग होता है। हम लोग जो कि नेक्स्ट वाला जब वीडियो बनाऊंगा उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी, सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, हो गया। और इसी को वाइडली हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, कि रिसर्च जो आप कर रहे हैं तो उसका पैराडाइम कौन सा है, वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, मिक्स्ड मेथड है। तो अगर रिसर्च पैराडाइम आप यहाँ मत कंफ्यूज हो ना, वही पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, मॉडर्निज्म, वो एक फिलोसॉफिकल अलग चीज है। लेकिन इन जनरल अगर हम दिखते हैं तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स्ड में दिखते हैं। तो हमारा जो रिसर्च है वो किस तरह का है, तो ये जो चीजें है, ये क्या करता है कि हमारा जो सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी है उसी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए फिलोसॉफिकली, तो अफ्रीस्ट का आप बुक पढ़ेंगे तो उसी में ये चीज है, जिसी को कि हमको ये जो बुक है इसी में भी ये कोट किए हैं। तो यहाँ दो तरह का इशू हमको देखने के लिए मिलता है सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी में। एक है ऑन्टोलॉजिकल इशू और दूसरा वाला है एपिस्टेमोलॉजिकल इशू। ऑन्टोलॉजिकल इशूज का मतलब क्या है कि जो कि रियलिटी के ऊपर डील करता है कि व्हाट इज रियल, हो गया। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनालिसिस, कि जो यूनिट एनालिसिस क्या होना चाहिए, हो गया। उसके साथ साथ व्हाई दिस यूनिट एंड नॉट अनदर। उसके साथ साथ आप ए को सिलेक्ट किए हैं, आपको ए को ही क्यों किए हैं, बी को क्यों नहीं किए हैं, हो गया। ये जो क्वेश्चन है, इसी का आंसर भी हमारे पास रहना चाहिए। और उसी के साथ साथ इज द पॉपुलेशन क्लियरली डिफाइंड एंड नॉलेजेबल, कि आप जिस पॉपुलेशन का बात कर रहे हैं उस वो क्लियरली डिफाइन है तो, और उसका बारे में आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है तो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको दिखाई देता है एक पॉपुलेशन, लेकिन हम उसके अंदर हिडन पॉपुलेशन रहता है, फ्लूइड आइडेंटिटीज बहुत सारे रहते हैं, ओके। उस तरह का सिचुएशन में ये ओंटोलॉजिकल इशू जाता है कि आप जो पॉपुलेशंस का बात कर रहे हैं वो कितना दूर तक रियल है, हो गया। उसको कैसे आप क्लियरली डिफाइन किए हैं, उसके बारे में आपके पास कितना नॉलेज है। नेक्स्ट, हाउ डज द रिसर्चर कंस्ट्रक्ट ऑफ रियलिटी सेफ दैट व्हाट काउंट आज द पॉपुलेशन पर सैंपल, कि कितना जो सैंपल जो साइज है वो कितना होना चाहिए, आपका पॉपुलेशन क्या है, आपका सैंपल के, ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन, इसको ऑन्टोलॉजिकल इशू बोला जाता है। और हम लोग जब सैंपल को चेंज कर रहे हैं, सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं, तो ये ऑन्टोलॉजिकल जो इशूज है इसी को हमको एड्रेस करना चाहिए। उसके साथ साथ एपिस्टेमोलॉजिकल इशूज, इसी को हम लोग की बोलते हैं मेथोडोलॉजिकल्स, हो गया। मेथोडोलॉजिकल इशूज बोलते हैं, हाउ डू वी नो व्हाट वी क्लेम टू नो अबाउट द पॉपुलेशन, कि हमको कैसे पता चलेगा कि जो हम क्लेम करने वाले हैं पॉपुलेशंस के लिए, वो हमको कैसे पता चलेगा। अब कौन सा ऐसा मेथड यूज करेंगे जैसे कि जिसी के थ्रू कि आप बोल सकते हैं कि नहीं, आप तो सारे के सब पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट नहीं करने वाले हैं, हो गया, कोई सैंपल से करने वाले हैं और उसको क्लेम करने वाले हैं कि ये पॉपुलेशन जो है ये ऐसा है। तो आप ऐसा कौन सा मेथड यूज करेंगे, आप ऐसा कौन सा टेक्निक यूज करेंगे कि बोल पाएंगे कि नहीं, ये इनके इनके अंदर जो हो रहा है, हो गया, वो सैंपल का जो फाइंडिंग हो रहा है ये पॉपुलेशन में भी हो रहा है। व्हाट इज द बेसिस एंड क्वालिटी ऑफ द नॉलेज, ऑफ दैट नॉलेज। आप जिस नॉलेज का बात कर रहे हैं उसका बेस क्या है, हो गया, उसका जो क्वालिटी है वो कैसा है, आप
कैसे इसको किए हैं, जो वो नॉलेज का क्वालिटी अच्छा है, वो एक उसका लिए एक अच्छा वाला बेस है, अब इसको एड्रेस करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ और एक क्वेश्चन आता है, कैन वी प्रोसीड विथ एनी कॉन्फिडेंस, और आर आवर कैटेगरीज इनहेरेंटली पार्शियल और कंस्ट्रक्टेड। जो आप जो बोल रहे हैं फाइंडिंग्स के बारे में, उसके लिए आप कितना कॉन्फिडेंस है, ये पहले से था या आप खुद कंस्ट्रक्ट किए हैं। ये जो क्वेश्चन है, इसी को हमको देखने के लिए पड़ता है, देखने के लिए मिलता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि कोई सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं कि बहुत बार जो पॉपुलेशन जो होता है, वो पॉपुलेशन का साइज जो है वो बहुत छोटा होता है। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि वो टोटल पॉपुलेशन में जितना मेंबर रहते हैं, वो सबको हम लोग सबको एज ए सैंपल ले लेते हैं, और उनके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं। हो गया, जिसी को कि हम लोग क्या बोलते हैं कि सेंसस बोलते हैं। हो गया, सैंपल के जगह में उसको क्या बोलते हैं कि सैंपल बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं। और सेंसस का डाटा को जब हम लोग एनालाइज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। लेकिन सैंपल से कलेक्ट हुआ डाटा को जब हम लोग एनालाइज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग स्टैटिस्टिक बोलते हैं। तो अगर सैम्पलिंग प्रैक्टिसेस को अगर हम देखें, तो यहाँ दो तरह का चीज देखने के लिए मिलता है कि एक्शन और रिफ्लेक्शन जो है, ये दोनों का एक तरह से इंटीग्रेशन हमको देखने के लिए मिलता है। कहाँ, सैम्पलिंग में एक्शन, एक्शन का मतलब क्या है कि जो डिजाइन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, रिफ्लेक्शन मतलब क्रिटिकली हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि हमारे लिए कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक सही है। और उसी के साथ साथ इट इज इनहेरेंटली प्रॉब्लमेटिक, सिचुएटेड एंड वैल्यूडेड एंड नॉट न्यूट्रल और प्योरली टेक्निकल। कि देखिए, ये सैम्पलिंग जो है, ये प्योरली टेक्निकल नहीं है, ना प्योरली न्यूट्रल है। ये क्या है, ये एक इनहेरेंटली प्रॉब्लमेटिक है, और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, और ये जो वैल्यू है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे रिसर्चर बोलते हैं ये सब्जेक्टिव, और कुछ रिसर्चर बोलते हैं ये ऑब्जेक्टिव है। अगर ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का बात करें, तो वो पैराडाइम आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सैम्पलिंग इज नॉट ए मैकेनिकल और फॉर्मुलेटिक प्रोसेस। देखिए कि सैम्पलिंग के लिए कोई यूनिवर्सल रूल्स नहीं है, यूनिवर्सल रूल नहीं है कि ये वाला सैम्पलिंग ही होना चाहिए ये सिचुएशन में, ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। हाँ, हम क्या किए हैं, बना है कि ऐसा ऐसा है, लेकिन वो भी कई बार क्या होता है कि वो सही साबित नहीं होता। और कौन सा टेक्निक, सैम्पलिंग टेक्निक हम लोग यूज करेंगे, या हम खुद को सिर्फ डिसाइड नहीं करना चाहिए, इसके लिए डेलिब्रेशन होना चाहिए, प्रोफेशनली जज वो करना चाहिए कि नहीं, ये लॉजिक है, इसके लिए हमको ये सैम्पलिंग यूज करना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ रिफ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, हमारा कॉलीग्स, हमारा रिसर्च गाइड, ये सबका रिफ्लेक्सिबिलिटी भी हमको यहाँ मिलना चाहिए। रिसर्चर मस्ट क्रिटिकली एग्जामिन देयर एजम्पशन। और सबसे बहुत अहम चीज जो है कि हमारा एजम्पशन, कि जब आप कोई भी सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग टेक्निक को चूज करने जा रहे हैं, तो पहले आप आपका जो एजम्पशन है, आपका जो बाउंड्री है, होमोजेनिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, आप उसी को देखिए, वो सबको एक एक करके लिस्ट कीजिए। उसके बाद आप क्या कर पाएंगे कि आपका जो सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी जो है, उसको अच्छे से चूज कर पाएंगे। नेक्स्ट, सैंपल साइज और सैम्पलिंग एरर का बात करें, तो ये जो द कॉन्सेप्ट लाइक लार्ज एनफ और गुड एनफ, कि हम लोग कई बार बोलते हैं कि बहुत बड़ा है, बहुत कम है। हो गया, तो इस तरह का जो चीज है कि इसको सिर्फ हम लोग जो टेबल, बहुत सारे जो रिसर्चर हैं वो बहुत सारे टेबल दिए हैं कि अगर पॉपुलेशन इतना है, तो आपका सैंपल साइज इतना होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हो गया, आप कोई टेबल के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर में। जैसे कि हम लोग जब इसको करते हैं, जो हमारा पर्पस है उसको दिखने के लिए पड़ता है। उसके साथ साथ जो हमारा डेप्थ और ब्रेड्थ है हमारा रिसर्च का, उसको हमको दिखने के लिए पड़ेगा कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसका डेप्थ कितना है, उसका ब्रेड्थ कितना है, और उसके साथ साथ उसमें कौन किस तरह का एनालिसिस, एनालिटिकल जो नीड है वो हमको चाहिए। और उसके साथ साथ जो एथिकल और प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट जो है, वो कौन कौन सा चीज़ें आने वाला है, और उसको हम लोग कैसे बाईपास कर पाएंगे। इस तरह का बहुत सारी चीज़ों को हमको दिखना के लिए पड़ता है। सैंपल साइज का बात करें तो हम लोग पहले से डिस्कशन कर चुके हैं कि यूनिवर्सली कोई सैंपल साइज डिफाइन कहाँ भी नहीं हुआ है, और कोई भी सैंपल साइज करेक्ट नहीं है।
क्योंकि इसी को जो है बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करता है। जैसे कि फर्स्ट वन इज रिसर्च पर्पज, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च डिजाइन, कि हमारा रिसर्च का पर्पस क्या है, हमारा रिसर्च का क्वेश्चन क्या है, रिसर्च क्वेश्चन क्या है, और हमारा डिजाइन क्या है। ये तीन चीजें के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा सैंपल साइज क्या होना चाहिए। हो गया। उसके साथ साथ जो हमारा जो टारगेट पॉपुलेशन जो है उसका नेचर कैसा है, वो कितना डाइवर्स है या वो यूनिवर्स है, और उसके साथ साथ उसका साइज जो है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। हो गया। पॉपुलेशन हेट्रोजेनिटी, उसी की बात करते हैं। अगर पॉपुलेशन बहुत हेट्रोजेनियस है, वहाँ बहुत सारे ग्रुप हैं, सब ग्रुप हैं, हो गया, वेरिएबल्स हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सैंपल साइज जो है वहाँ हमको बहुत बड़ा, लार्ज चाहिए। तो उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस, आप जब एनालिसिस करने वाले हैं, आपका फाइंडिंग्स जो है उसको, उसका कॉन्फिडेंस कितना परसेंट कॉन्फिडेंस होकर आप उसको बोलना चाहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होना चाहिए। हो गया। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होना चाहिए। हो गया। आप ये पहले डिसाइड करेंगे, उसी के हिसाब से आपका जो सैंपल साइज है वो डिसाइड होता है। उसके साथ साथ आप कितना सैंपलिंग एरर एरर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, आप कितना परसेंट एक्यूरेसी चाहते हैं। हो गया। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो सैंपल का साइज है वो कितना होना चाहिए। उसके साथ साथ जो स्टैटिस्टिकल पावर, हो गया। अब स्टैटिस्टिकल पावर जो है, कि स्टैटिस्टिकल पावर में क्या होता है कि जो ट्रू इफेक्ट है हमारा फाइंडिंग्स का, उसी को हम लोग देखते हैं। तो आप कितना परसेंट तक जो आपका फाइंडिंग्स है उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट, प्रैक्टिकल जो इम्प्लीकेशन है वो दिखना चाहते हैं। नेक्स्ट, आप कितना जो रिप्रेजेंटेटिवनेस है, कितना दूर तक आप रिप्रेजेंटेटिवनेस को फाइंडिंग्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा सैंपल साइज क्या होगा। और उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड एट्रिशन एंड रन रेस्पॉन्स, की आपका जो पॉपुलेशन है उनमें से कितना परसेंट जो सैंपल वो आपको रेस्पॉन्ड नहीं किए हैं। हो गया। उसी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका सैंपल साइज क्या होगा। हो गया। तो कोई एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर हम लोग भरोसा करके हमारा सैंपल साइज को डिसाइड कर नहीं सकते, और कोई भी सैंपल साइज जो है वो यूनिवर्सली करेक्ट नहीं होता, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, कि जो ये सब चीज जो हम डिस्कशन किए इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ नंबर ऑफ स्ट्राटा, कि आप जो पॉपुलेशन है उसमें अगर बहुत सारे स्ट्राटा है, बहुत सारे सब ग्रुप है, तो आपका सैंपल छोटा होने से तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सैंपल जो है उसका जो वो साइज है उसको बढ़ाना पड़ेगा। वेरिएबिलिटी, हो गया। अगर आप एक रिसर्च कर रहे हैं और आपका पॉपुलेशंस में बहुत सारे वेरिएबल दिखने के लिए मिल रहा है, वेरिएंस दिखने के लिए मिल रहा है, एकदम छोटा है, एकदम बड़ा है, तो उस तरह का चीजें में, उस तरह का टाइम में हमको सैंपल साइज भी क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। नंबर ऑफ वेरिएबल जो कि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। स्टैटिस्टिकल पावर, हाँ ये, यस, एक बहुत बड़ा चीज रोल प्ले करता है, कि हम लोग कई बार क्या करते हैं कि एनालिसिस को नजर में रखे बिना ही क्या डिसाइड कर देते हैं, हमारा मेथोडोलॉजी को डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा सैंपल क्या कितना है। हो गया। कौन सा सैंपलिंग के थ्रू हम लोग सैंपल को चूज किए हैं, ये डिसाइड कर देते हैं, जो कि बाद में हमको बहुत दिक्कत होता है। तो ये जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है कौन सा यूज करने वाले हैं, उसी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा सैंपल साइज कितना होगा। और उसके साथ साथ जो हमारा मेजरमेंट जो स्केल है, हम कौन सा स्केल में डाटा हमको चाहिए, हो गया, उसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके साथ साथ सैम्पलिंग मेथड, जो कौन सा सैम्पलिंग मेथड फिजिबल है आपके लिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके साथ साथ जो हमारा पैराडाइम, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मिक्स मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सैंपल साइज को डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट, अगर हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए अगर एक जनरल गाइडलाइन को देखिए, तो जब हमारा सैंपल जो है वो सैंपल साइज बहुत बड़ा होता है, तो उसी का जो रिलेबिलिटी है, जो प्रिसीजन है, हो गया, और जो उसी में जो एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा फिजिबल होता है। क्या बोला, जब हमारा सैंपल बहुत बड़ा होता है तो उसी का जो रिलेबिलिटी है, हो गया, तो उसका फाइंडिंग्स का जो रिलेबिलिटी है वो ज़्यादा रहता है, प्रिसीजन जो फाइंडिंग्स का वो ज़्यादा रहता है, और वो डाटा को हम लोग डिफरेंट एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक के थ्रू एनालाइज भी कर पाते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं जहाँ की हमारा जो पॉपुलेशन है वो 30 रहता है, ओके, इस तरह का चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टोटल 30 को ही ले लेते हैं। लेकिन बहुत सारे रिसर्चर बोले हैं
कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च जब हम लोग करते हैं और पैरामेट्रिक टेस्ट जहां हम लोग यूज करने वाले होते हैं, तो वहाँ जो मिनिमम सैंपल है वो 30 होना चाहिए, 30 से और कम नहीं होना चाहिए, और इसी को वेरी लो माना जाता है और इसी को मिनिमम माना जाता है। और एक थंब रूल है कि जहाँ 30 या 30 से ज़्यादा है, तो वहाँ क्या करते हैं कि थंब रूल मल्टी, हाँ, कि देखिए एक मल्टीवेरिएट, हम मल्टीवेरिएट का बात करते हैं, जब मल्टीवेरिएट एनालिसिस का बात करते हैं, तो वहाँ जितना सारे प्रेडिक्टर रहते हैं, जितना प्रेडिक्टर रहते हैं, हो गया वेरिएबल आप बोल सकते हैं, तो हो गया, अलग अलग चीज़ है, लेकिन मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ कि प्रेडिक्टर, जितना प्रेडिक्टर रहता है, हर प्रेडिक्टर के लिए हमको मिनिमम 30 सैंपल चाहिए ही होता है। क्या सैंपल 30 जो सैंपल है हमको चाहिए ही होता है। अगर 5 प्रेडिक्टर है आपका मल्टीवेरिएट एनालिसिस में, तो आपको मिनिमम 150 पार्टिसिपेंट जो है चाहिए ही चाहिए। अगर 10 होगा तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए, 10 इंटू 30, इट मीन्स आपको नियरली 300 के आसपास, 300 क्या चाहिए, पार्टिसिपेंट मिनिमम चाहिए। नेक्स्ट सैंपल साइज और सब ग्रुप का बात करें, कि अगर मान लीजिए आप कंपेयर कर रहे हैं 60 स्टूडेंट और 20 टीचर्स को, और आप ये कंपेयर करने के लिए आप क्या किए हैं दोनों ग्रुप को, क्योंकि अलग अलग है, आप यहाँ टी टेस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि लगा सकते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि का स्क्वायर यूज करें, ओके, कंपेयर करने के लिए। और आपका जो डाटा है जो 5 पॉइंट स्केल है उसी में एक आप कलेक्ट किए हैं, तो का स्क्वायर में क्या होगा, तो आप देखिए कि जब का स्क्वायर का बात करते हैं, हर एक सेल में जो है वो मिनिमम 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, हो गया, 5 या 5 से ज़्यादा हर एक सेल में होना चाहिए। और यहाँ अगर हम देखिए तो यहाँ कितना ग्रुप है, 2 ग्रुप है, एक है स्टूडेंट, दूसरा वाला है टीचर, कितना पॉइंट स्केल है, कितना रेस्पॉन्स है, 5 है, तो 2 ग्रुप इंटू 5 मतलब कितना बनेगा, 10 सेल वहाँ बनेगा। तो 10 सेल में अगर हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं का स्क्वायर, तो यहाँ कितना मिनिमम सैंपल साइज होना चाहिए, 10 इंटू 5, इट मीन्स मिनिमम हियर कितना सैंपल होना चाहिए, 50 सैंपल होना ही चाहिए, हो गया, होना ही चाहिए। अगर 50 सैंपल से नीचे हो रहा है तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, हो गया। और अगर ज़्यादा या कम हो रहा है इधर, तो उसी का अल्टरनेटिव टेस्ट भी हम वहाँ यूज कर सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च का बात करें तो यहाँ हमारा सैंपल साइज जो है वो थियोरेटिकल सेचुरेशन, थियोरेटिकल सेचुरेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। सेचुरेशन का मतलब एक तरह का पॉइंट है जहाँ जाने से कि हमको सारे के सारे सेम आंसर, सेम रेस्पॉन्स ही मिल रहा है, और जो कि हम लोग पहले से ही डाटा कलेक्ट कर चुके हैं उस तरह का रेस्पॉन्स ही मिल रहा है। आप इतना रिपीटेडली डाटा कलेक्ट कर लिए हैं, जो ऐसा एक स्टेज आ गया है, जो भी डाटा आ रहा है वो आपका पहले से जो डाटा कलेक्ट किया हुआ डाटा, उसी का कोई ना कोई कैटेगरी में आपका वो आ जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेचुरेशन। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में सेचुरेशन मैटर करता है, ओके, सेचुरेशन मैटर करता है, यहाँ स्टैटिस्टिकल पावर का कोई रोल नहीं है, ओके। और हम लोग ज़्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च में दिखते हैं 5 से लेकर 50 तक हमारा सैंपल साइज वेरी करता है, और ये डिपेंड करता है आप क्वालिटेटिव रिसर्च तो कर रहे हैं, किस तरह का रिसर्च कर रहे हैं। आप क्या स्टडी कर रहे हैं, आप तो क्या स्टडी में आप 50 सैंपल को ले नहीं सकते, वहाँ आप एक सैंपल से भी आप सेचुरेशन तक जा सकते हैं, ओके। तो इस डिपेंड करता है कि आप किस तरह का क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग को अगर हम देखिए तो व्हाट रिलेशनशिप सब ग्रुप यू वांट टू एक्सप्लोर, हो गया, कि किस तरह का रिलेशनशिप और सब ग्रुप के अंदर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उसके साथ साथ व्हिच वेरिएबल यू विल कंट्रोल, तो उसके बाद आप कौन सा वेरिएबल को कंट्रोल करना चाहते हैं, हो गया। व्हाट स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर, कौन सा स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर आप यूज करना चाहते हैं, हो गया। आपका पावर एनालिसिस का क्या है, हो गया। ये सब चीज़ भी क्या हमको पहले से डिसाइड करना पड़ता है। और एक चीज़ देखने के लिए मिलता है कि जब हमारा डाटा मॉडरेटली लार्ज होता है, ओके, मॉडरेटली लार्ज होता है, कि ये एक एक बार क्या होता है, मे बी इनसफिशिएंट फॉर सर्टेन एनालिसिस, कि जो हमारा एनालिसिस है उसके लिए इनसफिशिएंट होता है, मॉडरेटली लार्ज होने के बावजूद भी हमारे लिए वो इनसफिशिएंट होता है, और वो क्या होता है कि सफिशिएंट नहीं होता है हमारा एनालिसिस के लिए।
क्योंकि क्योंकि ये लार्ज तो है, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हो गया, वो एनपीसी में नहीं है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये ऑन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह का डाटा लार्ज होने के बावजूद भी हमको क्या करना पड़ता है, वो इनसफिशियंट होता है, क्योंकि डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग हाईली वेरिएबल्स फेनोमेना को देखें, हो गया, तो यहाँ बहुत बड़ा सैंपल हमको चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ जो वो वेरिएबिलिटी है, डाइवर्सिटी है, हो गया, वो बहुत ज़्यादा रहता है। और ये डाइवर्सिटी को कैप्चर करने के लिए, और जो एरर है, हो गया, सैम्पलिंग एरर है और डिफरेंट अदर टाइप ऑफ एरर है, उसी को रिड्यूस करने के लिए हमारा जो सैंपल साइज है, यहाँ थोड़ा हमको ज़्यादा चाहिए होता है। काई स्क्वायर टेस्ट का रिक्वायरमेंट का बात करें, जैसे कि हम पहले से बात कर चुके हैं कि हर एक सेल में मिनिमम 5 रेस्पोंडेंट रहना चाहिए और 5 सैंपल रहना चाहिए। अगर आपका जो सेल नंबर 10 है, तो 10 इंटू 5 करना पड़ेगा। आपका सेल नंबर 10 है, तो आपको 10:5 करना पड़ेगा। आपका सेल नंबर 100 है, तो 100:5 आपको करना पड़ेगा। उतना सैंपल मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए, हो गया। अगर ऐसा आप नहीं बोल सकते कि आप बोल रहे हैं 2:5, यहाँ 10 सेल है, तो कितना सैंपल चाहिए, 50 सैंपल। तो तीन ग्रुप में 10 10 10 30, और दूसरे में अगर 5 से भी नीचे है, तो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये टोटल का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ हर एक सेल, हर पर्टिकुलर सेल में मिनिमम 5 होना चाहिए। 5 से ज़्यादा कोई भी सेल में हो सकता है, लेकिन हर पर्टिकुलर सेल में 5 मिनिमम होना चाहिए काई स्क्वायर में। नेक्स्ट एक हम देखिए, जब हमारा सैंपल बहुत बड़ा होता है, तो जब बहुत बड़ा होता है तो देखा जाता है कि वो अनवाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और उसके साथ साथ जो अगर बहुत बड़ा है, आप इंटेंसिव रिसोर्स इंटेंसिव है, लेकिन जब बहुत बड़ा होता है तो बहुत रिसोर्स इंटेंसिव होता है, तो उसी को हम लोग को ख्याल में रखना चाहिए। और उसको साथ साथ बहुत बड़ा जो सैंपल होता है, पॉपुलेशन होता है, कई कई बार वो इम्प्रैक्टिकल भी हो जाता है उसी को एकोमोडेट करना है। ठीक वैसे अगर स्मॉल पॉपुलेशन को अगर हम देखें, तो यहाँ सैम्पलिंग एरर का चांसेस थोड़ा बहुत ही ज़्यादा रहता है, और रेलिबिलिटी का चांसेस जो है वो भी लो बहुत कम रहता है, और जनरलाइजेशन का जो बात है वो भी हमारे पास बहुत कम रहता है। और सैम्पलिंग एरर को अगर हम देखें, तो ये क्या है कि जब हमारा जो पॉपुलेशन का मीन है, वो सैंपल का मीन के साथ अगर अलाइन नहीं कर रहा है, तो हम लोग सैम्पलिंग एरर बोलते हैं। कि देखिए, यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है स्टूडेंट के अंदर कि पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन हम लोग कैसे कलेक्ट। देखिए, हम लोग तो पॉपुलेशन का मीन अगर निकाल सकते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर क्यों ना स्टडी करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। सैम्पलिंग एरर को हम लोग देखते हैं कि एक ही सैंपल से, एक ही पॉपुलेशन से मल्टीपल टाइम अलग अलग सैंपल को हम लोग चूज करते हैं, उनका जो मीन है उसको निकालते हैं और कंपेयर करते हैं। अगर इक्वल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि लेस सैम्पलिंग एरर है, लेकिन इक्वल नहीं है तो हमको बोलते हैं कि हाई सैम्पलिंग एरर है। ओके, तो हम लोग मानते हैं कि जो पॉपुलेशन मीन है, वो सैंपल मीन के साथ अलाइन नहीं कर रहा है, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस है। नेक्स्ट, इंक्रीज विथ सैम्पलिंग स्मॉलर सैंपल एंड हायर हेट्रोजेनिटी। कि ये सैम्पलिंग एरर को हम लोग को रिड्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कि जो सैंपल का जो नंबर है, वो क्या करता है, करना पड़ता है, हमको इंक्रीज करना पड़ता है। क्योंकि जहाँ सैंपल का जो नंबर छोटा होता है, तो वहाँ क्या होता है, सैम्पलिंग एरर हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और जहाँ ज़्यादा हेट्रोजेनिटी रहता है, वहाँ भी हमको कई कई बार देखा गया है सैम्पलिंग का एरर जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बॉय और गर्ल का जो बुक है, एजुकेशनल रिसर्च, आपको पढ़ना चाहिए, वो बहुत एक अच्छा बुक है। उसको भी यहाँ कोट किया गया है कि उनके हिसाब से कोरिलेशनल रिसर्च का जो सैंपल साइज है, वो मिनिमम 30 होना चाहिए, मिनिमम 30 होना चाहिए। लेकिन कैजुअल कंपैरेटिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है, वो उसका बोले हैं कि 15 या 15 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक वैसे सब सर्वे रिसर्च का बात करें, तो यहाँ जो मेजर सब ग्रुप रहेगा, जैसे कि जेंडर, स्कूल टाइप, तो वहाँ 100 रहना चाहिए। और जो माइनर सब ग्रुप, जैसे कि एथनिक माइनॉरिटी, स्पेशल नीड ग्रुप, तो वो 20 to 50 के अंदर होना चाहिए। ये बर्क एंड गर्ल का मानना है। लेकिन अगर हम लोग देखें, तो क्रेजिक एंड बॉर्गन, इनका भी एक बहुत अच्छा बुक है एजुकेशनल रिसर्च के ऊपर, हो गया, रिसर्च के ऊपर। तो इनके हिसाब से जो पॉपुलेशन है, अगर वो 30 या 30 से कम है, हो गया, तो जो एंटायर सैंपल होता है, एंटायर जो पॉपुलेशन होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सैंपल की तरह ट्रीट करते हैं। और उस टाइम हम लोग सेंसस जो है, हो गया, उसको हम लोग क्या करते हैं कि रिकमेंड करते हैं। और यहाँ जो हमारा जो पॉपुलेशन और जो
सैंपल है उसके अंदर एक बहुत गहरा रिलेशनशिप है। जब हमारा स्मॉल पॉपुलेशन रहता है, तो पॉपुलेशन जब स्मॉल रहता है, जैसे कि 100 आप मान लीजिए, तो उस टाइम हमको क्या करना पड़ता है, 80 से 100% जो हमारा सैंपल है उनको हमको क्या करना पड़ेगा, आज ये सैंपल चूज करना पड़ेगा। मीडियम सैंपल आप मान लीजिए 1200 स्टूडेंट हैं, तो उनमें से आपको 25% या 25% से ज़्यादा लोगों को रैंडमली चूज करना पड़ेगा। लार्ज सैंपल का बात करें तो जहाँ की 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो उस तरह का सिचुएशंस में आपको दिखना पड़ेगा कि आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, हो गया। और भी अदर फैक्टर जो है उसको देखकर हमको सैंपल को चूज करना पड़ता है। नेक्स्ट दूसरा वाला सैंपल कॉन्फिडेंस इंटरवल और कॉन्फिडेंस लेवल का बात करें, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ये एक तरह का परसेंट होता है कि 90%, 95%, 90%, हो गया। आउट ऑफ 100 95% में कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा जो फाइंडिंग है वो ए है, हो गया। और ये 95% में कॉन्फिडेंस हूँ जो मेरा जो ये फाइंडिंग जो है ये राइट है, हो गया। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल है। लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल्स का बात जब करते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि मैं मैं इतना मेरा जो फाइंडिंग्स है वो वेरी कर सकता है, वो एब्सोल्यूट नहीं है कि स्टैटिस्टिक के ऊपर मैं डिपेंड किया हूँ, ओके, स्टैटिस्टिक सैम्पलिंग के ऊपर मैं यूज किया हूँ। तो मेरा जो फाइंडिंग्स है वो 5 है, लेकिन वो वेरी कर सकता है। अगर +-3 लिए हैं तो इधर 3 प्लस इधर 3, अगर मेरा फाइंडिंग्स 5 निकला है तो आप मानकर उसी से -5 कर दीजिए और +5 कीजिए, +3 कर दीजिए, तो इन बिटवीन ये प्लेस में मेरा फाइंडिंग्स आएगा ही आएगा, ओके। और अगर हम देखिए सैंपल साइज का इम्पैक्ट कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर थोड़ा देखने के लिए मिलता है कि आप अगर आपका जो एन है, ओके, जो आपका जो सैंपल साइज है उसको जब बढ़ाते हैं तो आप कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी बढ़ता जाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल कमता बहुत डिक्रीज होता है जब आपका जो नंबर, इट मीन्स आपका जो सैंपल साइज है जब वो बढ़ता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट दो तरह का वेरिएबल हमको देखने के लिए मिलता है ज़्यादातर। एक है कैटेगोरिकल वेरिएबल, जहाँ के कैटेगरीज आप कर सकते हैं, जैसे कि जेंडर आप यहाँ कैटेगरीज कर सकते हैं, मेल फीमेल, ओके, एजुकेशन लेवल, लिकर स्किल्स रेस्पॉन्सेस, इस तरह का जो चीज़ें हैं इसको हम लोग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में डालते हैं। और कैटेगोरिकल वेरिएबल से हम जहाँ डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम हमको बहुत बड़ा सैंपल चाहिए होता है, और यहाँ जो कॉमन मार्जिन होता है वो ±5% तक हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं। लेकिन कंटिन्यूस वेरिएबल का बात करें, जैसे कि टेस्ट स्कोर, इनकम टाइम, यहाँ जो हमारा सैंपल है वो थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन यहाँ हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन रहता है, ओके। और यहाँ जो मार्जिन है वो भी थोड़ा जो मार्जिन ऑफ एरर है वो थोड़ा लेस रहता है। अगर हम लोग इवोल्यूशनरी सैम्पलिंग का बात करें, जिसी को कि हम लोग सीक्वेंशियल सैम्पलिंग कई बार बोलते हैं, कि देखिए कि मान लीजिए मेरा पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा है और मेरे हिसाब से 300 सैंपल मेरे को चूज करना था, ओके। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं प्रैक्टिकली डाटा कलेक्शन में गया तो वो 300 सैंपल से ज़्यादा से मेरे को 250 ही सैंपल मिले, और 50 सैंपल क्या कि वो मेरे को नहीं मिले। उस तरह का सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमारा जो टारगेट सैंपल है 300, तो उसी को हम लोग फिल करते हैं, और रेंडमली फिर हम लोग क्या करते हैं कि 50 नंबर ऑफ जो सैंपल है उसी को चूज करते हैं, हो गया। तो ये जो सैंपल को चूज कर रहे हैं एक्स्ट्रा 50 जो और एक बार, तो इनको हम क्या बोलते हैं कि इवोल्यूशनरी सैंपलिंग और सीक्वेंशियल सैंपलिंग हम लोग बोलते हैं, ओके। रिपीट इटरेटिवली एंड मेंटेन रैंडम सैंपल एंड वैलिडिटी, हो गया। यहाँ हम लोग रिपीटेडली रैंडम सिलेक्शन करते हैं, और इसीलिए इसका जो वैलिडिटी है वो ज़्यादा रहता है। पार्टिकुलरली यूजफुल इन सर्वे, टेलीफोन स्टडीज एंड अनसर्टन रेस्पॉन्स रेट, ओके। और ये इवोल्यूशनरी सैंपलिंग जो है और सीक्वेंशियल सैंपलिंग जो है वो हमको सर्वे स्टडी में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, और जहाँ हम लोग टेलीफोन के ऊपर फेस करके कुछ स्टडी करते हैं उस टाइम हमको इवोल्यूशनरी सैंपलिंग जो है वो थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग फैक्टर को देखें वही लार्ज और लार्ज सैंपल के लिए, तो बर्क और जो गर्ल है उनका बुक में कुछ दिया गया है, जैसे कि सैंपल साइज शुड इंक्रीज, कि सैंपल साइज को इंक्रीज करना चाहिए कब, जब जो वेरिएबिलिटी है पॉपुलेशन में उसमें बहुत ज़्यादा है, या वेरिएबल जो है वो बहुत ज़्यादा जब हमारा पॉपुलेशन में रहते हैं, तब हमको सैंपल साइज को इंक्रीज करना चाहिए। और उसके साथ साथ स्मॉल इफेक्ट
और वीक रिलेशनशिप, कि जहाँ कम इफेक्ट, मतलब जो इफेक्ट साइज है वो बहुत ही कम है, और रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही, वो आर या डी जो हैंडी जो हम निकालते हैं इफेक्ट साइज के लिए, वो जब सॉरी वो जब बहुत ही कम रहता है तो उसी टाइम हमको क्या करना चाहिए, जो हमारा सैंपल साइज है उसको बढ़ाना चाहिए। अगर नहीं बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो प्रैक्टिकलिटी, हमारा फाइंडिंग्स है वो रिलीवेंस जो है वो एकदम धीमा होता जाएगा और डिग्रेड हो जाएगा। डाटा विल बी एनालाइज बाय सब ग्रुप, जब हम लोग बहुत ज़्यादा सब ग्रुप को इंक्लूड किए हैं और सब ग्रुप के थ्रू डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, तो क्या होगा उस टाइम कि हमारा जो सैंपल है वो साइज जो है उसको बढ़ाना चाहिए, और उसके साथ साथ जो पॉपुलेशन अगर हेट्रोजेनियस है, हो गया, और बहुत सारे वेरिएबल हैं, तो उस टाइम हमको सैंपल साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा। और जब हम लोग कोई अनरिलिएबल चीज़ के ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, मेजर और अनरिलिएबल, कि जो हमारा मेजर जो है अगर वो अनरिलिएबल है, तो उस टाइम भी हमको क्या करना पड़ेगा, सैंपल साइज को बढ़ाना चाहिए। ये पांच जो है पॉइंट दिए हैं वर्क एंड कल, बट ये 5 पॉइंट में हम जो पहले से डिस्कशन जो कर चुके हैं वो सारे के सारे आ जा रहा है। नेक्स्ट, स्केल टाइप एंड डाटा लेवल इन्फ्लुएंस सैंपल साइज। अगर ओफेनहेम्स का 1992 में एक बुक रिसर्च के ऊपर पब्लिश हुआ है, उसी को आप लिखेंगे, जो नॉमिनल डाटा हो गया होता है, वहाँ जो सैंपल साइज होता है वहाँ हमको थोड़ा लार्ज चाहिए होता है, हो गया। और क्योंकि नॉमिनल डाटा में हम पहले से डिस्कशन कर चुके हैं, जहाँ की कैटेगरिकल डाटा भी बोला जाता है, या कैटेगरिकल डाटा हमको मिलता है, जिसके लिए कि हमारा जो एरर है वो ±5% तक भी हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर ऑर्डिनल, नॉमिनल और ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो डाटा का बात करें, तो यहाँ सैंपल साइज जो है वो थोड़ा सा स्मॉलर रहता है नॉमिनल स्केल से, और ये सफिशेंट भी माना जाता है। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव और स्मॉल एंड रिसर्च का बात करें, तो रिप्रेजेंट, देखिए कि आप, बहुत सारे लोग में ये एक बिलीव रहता है कि मेरा अगर सैंपल साइज बहुत बड़ा है तो वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो गया कि आपका सैंपल बड़ा हो सकता है लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव हो नहीं सकता। हो गया, आप अगर वही अच्छे से एक सैम्पलिंग फ्रेम नहीं बनाए हैं, आप अच्छे से सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी को यूज नहीं किए हैं, तो आपका सैंपल बड़ा हो सकता है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। हो गया, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, जो कि हम लोग पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। कि अगर हम लोग देखिए कि लाइफ, कोई किसी का लाइफ हिस्ट्री का बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ हमको बहुत कोई बड़ा नंबर नहीं चाहिए, कोई एक सैंपल हुआ तो हमारे लिए सफिशियंट है। ओके, ऐसे कुछ केस स्टडी कर रहे हैं, 2-3 सैंपल हो जाने से सफिशियंट है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि बड़ा सैंपल है तो रिप्रेजेंटेटिव है, छोटा सैंपल है तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हो गया, ऐसा लेकिन है नहीं। आप अगर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च में देखेंगे, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लोग प्रीफर करते हैं थोड़ा मोटा सैंपल, क्वालिटेटिव रिसर्च में हमको बहुत कम सैंपल देखने के लिए मिलता है। हो गया, नेक्स्ट अगर हम देखिए, जो हम लोग सैंपल साइज को कैसे सिलेक्ट करें। सैंपल साइज को सिलेक्ट करने के लिए पहले हमको जजमेंट करना पड़ेगा, जो हम पहले से डिस्कशन कर चुके हैं, ये सारे के सारे जजमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स, जैसे कि हमको इफेक्ट साइज, एसटी, रेस्पॉन्स रेट, हो गया, ये सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमको वो जो हेट्रोजेनिटी, रिप्रेजेंटेटिवनेस, वेरिएबल, हो गया, जो कि हम डिस्कशन कर चुके हैं, वो सबका बारे में जज करना पड़ेगा। और ये दोनों को मिलाकर ही हम क्या कर सकते हैं कि अच्छा से हम लोग हमारे स्टडी के लिए एक सैंपल साइज, आइडियल सैंपल साइज क्या होगा वो डिसाइड कर सकते हैं। हो गया, जो हमारा जजमेंट का बात करते हैं, तो यहाँ हमारा एरर ऑफ मार्जिन आता है, कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल, फिजिबिलिटी, हो गया, ये सब कुछ यहाँ आ जाता है। नेक्स्ट, सैम्पलिंग एरर, जो कि हम पहले से डिस्कशन कर चुके हैं, जब हमारा सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन, जिसको कि हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, पॉपुलेशन मीन भी बोलते हैं, तो वो दोनों अगर अलाइन है तो उनको हम लोग बोलते हैं कि नहीं, रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन अगर वो वेरी कर रहे हैं तो वहाँ हमको सैम्पलिंग एरर दिखने के लिए मिलता है। और ये सैम्पलिंग एरर कोई मिस्टेक, सैंपल के टाइम में कोई मिस्टेक के लिए नहीं होता है, ये जब जो मीन वेरी करता है एक दूसरे से, तब उस टाइम ही होता है। अगर हम एक रिलेशनशिप यहाँ एक अच्छे से है कि अगर सैंपल एरर और सैंपल साइज जो है, ये दोनों में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, कि अगर सैंपल साइज को बढ़ाते जा रहे हैं तो सैम्पलिंग एरर जो है वो अपने आप रिड्यूस होता जाएगा। पॉपुलेशंस वेरिएबिलिटी को आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो पॉपुलेशंस में अगर ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, ज़्यादा वेरिएबल है, तो आपका सैंपल का जो सैम्पलिंग का जो एरर है वो भी बढ़ता जाएगा।
पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी अगर बहुत ही कम है तो सैम्पलिंग एरर जो है वो बहुत ही मिनिमल रहेगा। तो अगर एसीएम का बात करें, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का बात करें, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो एरर जो है, स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमको यहाँ हम लोग देखते हैं, सैम्पलिंग एरर को क्वांटिफाई करते हैं। और इसी का जो फॉर्मूला क्या है कि जो हमारा सैंपल है उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय √n हो गया। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और कोई बार एक्चुअल में तो इसका जो फॉर्मूला ये है हो गया, लेकिन हम लोग यूज करते हैं एससीएम को। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन का बात करें तो ये है यूज टू एसेस हाउ एक्यूरेटली ए सैंपल प्रोपोर्शन एस्टिमेट द ट्रू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, कि एक सैंपल का जो प्रोपोर्शन है वो कैसे एस्टिमेट कर पा रहा है कि हमारा पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन को। ओके, इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन हम ये कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ क्या होता है कि देखिए कि हेल्प आंसर हाउ बिग ए सैंपल मस्ट बी आई ऑब्टेन, कि हमारा सैंपल साइज जो है वो कितना बड़ा होना चाहिए हो गया, उसके लिए ही हम लोग स्टैंडर्ड एरर प्रोपोर्शन को निकालते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 25 स्टूडेंट रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम ए स्कूल ऑफ 1000 स्टूडेंट, कि एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट है, उनमें से सिर्फ रैंडमली मैं 25 स्टूडेंट को चूज किया हूँ। तो यहाँ अगर इसका रिजल्ट देखिए तो 66% जो फेवर में है और जो 34% जो है वो इसका अगेंस्ट में है हो गया। तो इस तरह का जो कंक्लूजन हम लोग ड्रा करते हैं, एक क्वेश्चन आता है, आर दिस प्रोपोर्शन ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव टू द एंटायर स्कूल, कि 1000 स्टूडेंट से सिर्फ 25 स्टूडेंट को उठा लिया, एक स्टडी कर लिया और मैं बोल रहा हूँ कि 1000 स्टूडेंट जो है ऐसा है। तो ये जो है ये प्रोपोर्शन जो है ये क्या रिप्रेजेंटेटिव है क्या हो गया, ये क्वेश्चनेबल चीजें होता है और हमारा खुद का माइंड में भी क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए माना जाता है कि जो 30 से अगर हमारा डाटा सैंपल साइज कम है तो वो डेंजरियसली स्मॉल है हो गया। और अगर हमारा स्टैंडर्ड एरर बहुत ही ज़्यादा है तो हम उसको रिड्यूस करने के लिए सैंपल साइज को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसका जो फाइंडिंग्स रहेगा वो अनरिलिएबल रहेगा हो गया। और उसके साथ साथ वहाँ अब बहुत ज़्यादा अब सैम्पलिंग एरर दिखने के लिए मिलेगा। लेकिन सैंपल साइज अगर 80 से जब बड़ा हुआ है तो यहाँ क्या होता है कि जो सैम्पलिंग एरर जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है। और जितना बढ़ते जाता है हमारा सैंपल साइज उतना क्या होता है, सैम्पलिंग एरर कम होते हुए जाता है। लेकिन एक एक बार ऐसे दिखने के लिए मिला गया है कि जब हमारा रिप्रेजेंटेटिवनेस सही नहीं है तो उस टाइम हमको अलग तरह का फिर अलग साइड से हमको फिर प्रॉब्लम दिखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए जो लार्जर सैंपल है हम लोग सिलेक्ट करते हैं और ये सैम्पलिंग एरर इसी से रिड्यूस होता है। और उसके साथ साथ जो रैंडम वेरिएशन है वो रियल इफेक्ट से वेरी करता है। और उसके साथ साथ जो स्टैटिस्टिकल पावर भी क्या होता है, लार्ज सैंपल जब सिलेक्ट करते हैं बढ़ता जाता है। ठीक है, इसे हम स्टैटिस्टिकल पावर का मतलब क्या है, कि स्टैटिस्टिकल पावर का मतलब ये है कि इसी के थ्रू हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं कि एक्चुअल में जो हमारा फाइंडिंग्स है उसी का ट्रू इफेक्ट क्या है, उसका इफेक्टिवनेस प्रैक्टिकली कितना है। उसी को हम लोग जब जानने के लिए ट्राई करते हैं तो इफेक्ट साइज हम लोग देखते हैं, स्टैटिस्टिकल पावर को हम लोग देखते हैं। और स्टैटिस्टिकल पावर बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो जो हमारा जो फॉल्स नल हाइपोथेसिस है हम लोग उसको सही से रिजेक्ट करने के लिए ही स्टैटिस्टिकल पावर को एनालिसिस करते हैं। और इसी को वो जो फॉर्मूला है 1 × बीटा होता है। और बीटा का मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर हो गया, जहाँ की हम लोग फॉल्स नेगेटिव को क्या करते हैं कि अगर हमारा जो नल हाइपोथेसिस वो फॉल्स है फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये टाइप 2 एरर को ही डिटेक्ट करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिकल पावर हमको करना चाहिए हो गया। पावर रिफ्लेक्ट द टेस्ट एबिलिटी डिस्टिंग्विश द मीन इफेक्ट रैंडम साइज इफेक्ट, जो कि हम लोग पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। और व्हाई पावर मैटर ऑफ सैंपल साइज, की लोअर पावर जो पावर अगर है तो यहाँ रिस्क ज़्यादा है कि जो इफेक्ट जो है जो रिस्क ज़्यादा है कि हम लोग जो हमारा जो नल हाइपोथेसिस फॉल्स है उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, वो उसी का थोड़ा जो प्रोबेबिलिटी है रिस्क वो बढ़ जाता है हो गया। और लेकिन जब हाई पावर रहता है तो उसका उल्टा देखने के लिए मिलता है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हम करते हैं अगर फॉल्स है तो हो गया, इसी का जो चांसेस है वो थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट, रिस्क इन सैंपल साइज सिलेक्शन, की बहुत सारे रिस्क रहता है जब हमारा सैंपल बहुत ही छोटा होता है तो टाइप 2 एरर जो है वो हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर सैंपल बहुत बड़ा है
तो पावर जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। और यहाँ जो स्टैटिस्टिकल और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस उसी में थोड़ा वेरिएबिलिटी देखने के लिए मिलता है कि अगर सैंपल बहुत ही ज़्यादा है और हम लोग कंपेयर कीजिए, मान लीजिए हम लोग एक बहुत बड़ा सैंपल ले लिए हैं और उसी में हम लोग टी टेस्ट यूज किए हैं और थोड़ा सा ही हमारा जो डिफरेंस है वो देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो बहुत बड़ा सैंपल है या थोड़ा सा दिख रहा है मतलब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सैंपल बहुत ज़्यादा है। तो उस तरह उस टाइम हम लोग जो टाइप 1 एरर कर सकते हैं। और इसके लिए हमको वो रेकमेंड किया जाता है कि अगर आपका सैंपल साइज बहुत ही बड़ा है तो थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस है तो आप उसको क्लेम कीजिए कि डिफरेंस है। और क्लेम तो नहीं कर सकते आप, प्रोबेबिलिटी की तरह आप बोलिए कि नहीं, कि देयर में भी पॉसिबिलिटी कि ये डिफरेंसेस है। ओके, कि आप एक चीज याद रखना चाहिए जो कि इंडियन रिसर्चर थोड़ा ये मिस्टेक करते हैं ज़्यादातर थेसिस में आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप में जो है उसी में डिफरेंस शो कर रहा है। तो यहाँ हम लोग क्लेम करते हैं कि नहीं, मैं जो स्टडी किया हूँ इतना परसेंट मिला है और इतना परसेंट डिफरेंस है, लेकिन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि आप पॉपुलेशन को फास्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिक में हर वक्त हम लोग कैसे उसको बोलते हैं कि एक अलग लैंग्वेज है, देयर मे पॉसिबिलिटी कि देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, देयर मे पॉसिबिलिटी, देयर मे बी डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस। ओके, तो लार्ज सैंपल जब होता है तब क्या होता है कि थोड़ा जो डिफरेंस है, रिलेशनशिप है, ये बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो सैम्पलिंग एरर है वो बहुत कम हो जाता है। जब सैम्पलिंग एरर कम हो जाता है तो एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाता है। ओके, तो इसीलिए माना जाता है कि अगर लार्ज सैंपल है तो वहाँ थोड़ा सा रिलेशनशिप है तो उसको भी आपको लिखना चाहिए कि हाँ रिलेशनशिप है। थोड़ा सा अगर डिफरेंस है आपको लिखना चाहिए कि रिलेशन डिफरेंसेस है। ओके, और इफेक्ट साइज और सैंपल साइज के अंदर एक इनवर्स रिलेशनशिप हमको देखने के लिए मिलता है। जब इफेक्ट साइज को आप छोटा है तो इफेक्ट साइज बहुत बड़ा रहता है। टू डिटेक्ट इफ स्मॉल इफेक्ट साइज ए लार्ज सैंपल इज मैंडेटरी, कि आपको स्मॉल इफेक्ट साइज को दिखना है तो आपको जो सैंपल साइज है उसको बढ़ाना चाहिए। ओके, तो आपको बढ़ाए बिना आपको मिल नहीं सकता। नेक्स्ट, पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग फ्रेम, जो कि हम लोग दिखते हैं दो तरह का पॉपुलेशन हमको देखने के लिए मिलता है। एक है टारगेट पॉपुलेशन, हो गया, और दूसरा वाला है जिसी को कि हम लोग क्या बोलते हैं, टारगेट पॉपुलेशन, और याद नहीं आ रहा है। ओके, टारगेट पॉपुलेशन का मतलब क्या है, हु हु व्हाट द फाइंडिंग शुड जनरलाइज, कि किसके ऊपर हम लोग हमारा जो सैम्पलिंग का जो फाइंडिंग्स है, सैंपल का जो फाइंडिंग्स है उसी को जनरलाइज करना चाहते हैं। ओके, दूसरा वाला है सैम्पलिंग एरर, कि ये क्या होता है, हम पहले सैम्पलिंग फ्रेम कि द एक्चुअल लिस्ट ऑफ और सोर्स फ्रॉम व्हिच द सैंपल इज ड्रॉन, कि कितना टोटल स्टूडेंट है, कितना सैंपल है और हम लोग कितना सोर्स से डाटा को कलेक्ट किए हैं, वो सैम्पलिंग फ्रेम होता है। और ये दोनों जो है ये